अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा था डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। आज हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे। इसके जो है वो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम जो है वो इंट्रोडक्शन अपने लास्ट जो है वो चैप्टर का देखेंगे। फिर हम अपने आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे। छोटा सा उम्मीद है आज लेक्चर होगा हमारा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं आज हमने जो डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। हम अभी तक बात करते आए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के बारे में, किस तरह से जो है वो एडवांस सिस्टम हुआ और किस तरह से पेमेंट सिस्टम और इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गई। अब जो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में भी इजाफा हो गया। अब इन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, इनको जो है वो इनका रेट कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काम शुरू किया, हमारी पार्लियामेंट ने काम शुरू किया, कानून साजी हुई, बहुत सारे कानून बनाए गए इस हवाले से। तो इन कवानीन को, इन क्राइम्स को किस तरह से रोका जाता है, ये क्राइम्स किस तरह से हो जाते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का अगर मैं नाम लूँ ना तो सबसे पहले आपके जहन में जो चीज़ आएगी वो हैकिंग आएगी। सबसे बेसिक चीज़ जो अभी तक हमें पड़ा है जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है। हैकिंग के ज़रिए आपने सुना होगा कि बैंक के अकाउंट में से पैसे निकाल लिए गए, किसी का जो है वो बैंक अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट एजेंसीज की इन्फॉर्मेशन है, कंट्रीज़ के डिफेंस सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ तक रसाई हासिल कर ली जाती है हैकिंग के ज़रिए। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं, बहुत सारी सज़ाएँ जो हैं वो इम्प्लीमेंट की गई हैं। इन सब चीज़ों को ही हमने आज जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ जो है हमारा ICAP एक्ट क्या कहता है। इन 2016 द नेशनल असेंबली इनेक्टेड द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PECA to provide a comprehensive legal framework to define various kinds of electronic crimes, mechanism for investigations, prosecution and adjudication in relation to electronic crimes। हमारा जो रेलिवेंट लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो 2016 में नेशनल असेंबली की जानिब से जो है वो पास किया गया था। और इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को डिफ़ाइन किया है और वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी सज़ाएं जो हैं वो मुंतखब की हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को समझने के लिए बेसिकली कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस को देखें। यहाँ से जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है, शायद ICAP जो है पेपर में यहाँ से कुछ ना पूछा जा सके। मे बी PECA के बारे में वो कोई MCQ बना दे, अदरवाइज यहाँ से कुछ नहीं पूछा जा सकता। लेकिन अब जो हम 3-4 डेफिनेशंस देखेंगे ये वो 2-2 नंबर के लिए, 1.5 नंबर के लिए जो है वो डेफिनेशंस पूछ सकता है। सबसे पहली डेफिनेशन है वो है अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसी चीज़ तक आपकी रसाई हासिल करना जहां तक रसाई हासिल करना आपको ऑथोराइज नहीं किया गया। जहां तक रसाई हासिल करने के लिए आपको ऑथोराइज नहीं किया गया वो आपका काम नहीं है। आप वहां तक रसाई हासिल करते हैं, वहां तक एक्सेस हासिल करते हैं, इसको कहते हैं अनऑथोराइज एक्सेस। जनरल बात करूं तो अगर कोई हैकर किसी के बैंक अकाउंट में घुस जाता है, वहां से पेमेंट निकालता है, तो ओब्वियसली हैकर का काम नहीं है, किसी भी और इंसान का काम नहीं है कि वो उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स देखे, उसका पेमेंट शेड्यूल देखे। वो सिर्फ उसी बंदे को जो है वो एक्सेस ग्रांट की गई है जिस बंदे का वो अकाउंट है। लेकिन कोई और बंदा, जैसे हम हैकर ले लेते हैं, वो उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन देखता है, उसमें से पैसे निकालता है, उस तक एक्सेस करता है, तो हम कहेंगे ये क्या कर रहा है, अनऑथोराइज एक्सेस कर रहा है, ये ऑथोराइज नहीं था इस एक्सेस के लिए। तो यही चीज़ आपके डेफिनेशन में ICAP एक्ट में लिखी हुई है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस मींस एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेस बाय जनरल पब्लिक। एक ऐसे डाटा तक या इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करना जो जनरल पब्लिक के लिए रसाई के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी किसी का भी पर्सनल बैंक अकाउंट जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता कि भाई कोई भी आए इसमें पैसे डाले, इसमें पैसे निकाले, मजे करे, इस तरह से नहीं होता। तो जो भी चीज़ पब्लिक के लिए नहीं है
और पब्लिक में से कोई उसको जो है वो एक्सेस करता है, इसको हम अनऑथराइज्ड एक्सेस कहेंगे। विदाउट ऑथराइजेशन और इन वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन के बगैर उस पर एक्सेस करता है तो हम इसको अनऑथराइज्ड एक्सेस का नाम दे रहे होंगे। तो ये डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती है 2 मार्क्स के लिए, इसको आपने क्रैक करना है। इसके बाद है एक्सेस टू डाटा। अनऑथराइज्ड एक्सेस से ही रिलेटेड है एक्सेस टू डाटा। किसी भी डाटा तक आप एक्सेस हासिल कर लें तो समझा जाता है कि इसकी इस डाटा तक एक्सेस है। आपके कंप्यूटर में आपकी पर्सनल पिक्स पड़ी हैं, ठीक है, आप उस तक आपकी एक्सेस है। आप उन पिक्स को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कॉपी करके किसी और डिवाइस में फेंक सकते हैं, वो आपकी एक्सेस है। आपके पास अपने डाटा की एक्सेस मौजूद है, आप जो चाहे इसे कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं एक्सेस टू डाटा। Access to data means gaining control or ability to use, copy, modify or delete any data held in or generated by any device or information system। किसी भी डिवाइस या किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर के एग्जांपल अपने सामने रखें, उसके अंदर कोई भी डाटा पड़ा हुआ है, जहां तक आपकी एक्सेस है, जहां तक आपकी पहुंच है, आप उसको कॉपी करें अपनी मर्जी से, मॉडिफाई करें, डिलीट करें या कुछ भी करें, आप अपने पास रखें, आपके पास उसकी एक्सेस मौजूद है, आपको एक्सेस ग्रांट कर दी गई है। इसको कहते हैं एक्सेस टू डाटा। ये भी डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, इसको भी आपने याद करना है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक्सेस टू डाटा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जिस तरह डाटा तक एक्सेस जो है उसको हासिल करना एक्सेस टू डाटा कहलाता है, बिल्कुल इसी तरह किसी अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम तक आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं, कर लेते हैं, हम उसको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। देखें, बेसिकली जो एक्सेस टू डाटा और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये बज़ाहिर एक ही चीज़ लगते हैं। जैसा कि एक्सेस टू डाटा में भी उसने आखिर में लिखा है बाय एनी डिवाइस और इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी बिल्कुल यही चीज़ है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स गेनिंग कंट्रोल और एबिलिटी टू यूज एनी पार्ट और होल of an information system whether or not through infringing any security measures। ये मैटर नहीं करता कि आपने कोई सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच करके एक्सेस की है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, या आपने वैसे ही किसी तरह से एक्सेस किया, आपने धोखे से पासवर्ड पता लगवा लिया, आपने कुछ भी कर लिया, किसी तरह से भी आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम तक एक्सेस कर लिया है, तो उसको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसीडर किया जाएगा। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक्सेस टू डाटा तकरीबन एक जैसे हैं। देखिए, एक्सेस टू डाटा होता है एक किस्म के फैक्ट्स। डाटा की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं एक किस्म के फैक्ट्स इकट्ठा करना, और इंफॉर्मेशन होता है उन फैक्ट्स को किसी कंटेक्स्ट में जो है उस तक पहुंच जाना। इंफॉर्मेशन या फिर आप कह लें कि उस डाटा को एक किस्म से इंटरप्रेट कर लेना। मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी। एक मर्डर सीन की एग्जांपल लें, वहाँ पे आप जाते हैं, आप मर्डर सीन को देखते हैं, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आपको एक गन मिलती है, आपको एक सिगरेट मिलती है, आपको 2-3 चीज़ें और मिलती हैं। ये क्या है? ये आपने डाटा इकट्ठा किया है। आपको बाद में इंफॉर्मेशन मिलती, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ये फला बंदे के नाम पर रजिस्टर है। अब ये डाटा जो इंटरप्रेट हो चुका है, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन बन चुका है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। ये वैसे जो है वो जनरल नॉलेज के लिए है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे आपने इन डेफिनेशंस को दोनों को याद कर लेना है। यहाँ से आपसे 2 मार्क्स के लिए इस डेफिनेशन को पूछा जा सकता है। एक्सेस टू डाटा क्या होता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा डैमेज क्या होता है। आप किसी भी डाटा को डिलीट कर दें, ऑब्वियसली डिलीट कर दें, उसको वहाँ से रिमूव कर दें, किसी भी तरह से उसकी जो हालत है उस हालत में उसको ना रहने दें, उसको चेंज कर दें। आप उस डाटा में वायरस घुसा दें जिसकी वजह से वो डाटा क्या हो जाए, इंटरप्रेट करना ही नामुमकिन हो जाए उस डाटा को। ये इस डाटा डैमेज के जो है वो डेफिनेशन के अंदर आता है। डाटा डैमेज मीन अल्टरेशन, डिलीशन, डिटरेशन, इरेयर, रेलोकेशन, सप्रेशन ऑफ डाटा और मेकिंग डाटा टेम्परेरीली और परमानेंटली अनअवेलेबल। किसी भी तरह से आप उस डाटा को डैमेज कर रहे हैं तो इसको हम डाटा डैमेज का नाम देते हैं। तो ये थी 3 से 4 जो है वो बेसिक डेफिनेशंस।
इन डेफिनेशंस को यहाँ से देखें, किसी भी किस्म का कोई केस स्टडी, कोई सिनेरियो नहीं आ सकता। यहाँ से वो सिर्फ आपसे 2-2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछ सकता है। ये मैंने आपको पहले से भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो 3-4 चैप्टर्स है ना, ये सिर्फ क्रैमिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही रेयर केसेज हैं कि यहाँ से आपसे जो है वो किसी किस्म का केस स्टडी या सिनेरियो पूछा जा सके। तो इन डेफिनेशंस को आपने क्रैम कर लेना है। इसके बाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ हम आए वो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अभी तो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी है। अभी हमने ना किसी क्राइम के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का बारे में डिस्कस किया है, ना अभी तक हमने कोई किसी किस्म की सज़ा देखी है। हम पहले बेसिक डेफिनेशन समझ रहे हैं ताकि जब हम इनकी सज़ाएं देखें तो तब इस तरह के वर्ड्स आ रहे हों कि अनऑथोराइज एक्सेस वाले वर्ड्स आ रहे हों, एक्सेस टू डाटा के वर्ड्स आ रहे हों, तो इस तरह की चीज़ें टर्म्स आ रही हैं तो हमें पता हो कि इनका मतलब क्या है। या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म आ रही हो तो हमें पता हो इसका मतलब क्या है। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी पहले बेसिक नॉलेज देखेंगे, उसके बाद हम सज़ाओं की तरफ मूव करेंगे, पनिशमेंट्स की तरफ मूव करेंगे, कंसिक्वेंसेस की तरफ मूव करेंगे। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सिस्टम जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनके लॉस होने से पूरे के पूरे सिस्टम को भारी नुकसान हो सकता है, इसको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। उन अनासिर को हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। देखिए, ये मैं अभी समझाने के लिए बात कर रहा हूँ आपको, लेकिन किताबी बातें भी हम देखेंगे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। पहले आप एक ओवरव्यू ले लें, इस चीज़ को आपके जहन में जो है वो एक सांचा सा क्रिएट हो जाए कि इस तरह की ये चीज़ है, इस तरह से हमने इसको लेके चलना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको जो है वह एक कंपनी की एग्जांपल दूँ, आप काम कर रहे हैं कॉल सेंटर में, ठीक है। कॉल सेंटर में आप में से शायद कुछ लोगों ने काम किया हो पहले भी स्टडी के दौरान। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉल सेंटर में काम करते हैं अपनी स्टडी के दौरान। कॉल सेंटर में क्या हो रहा है? कॉल सेंटर में आपका काम है, आपने कॉल्स करनी है अपनी जो है वो बाहर किसी कंपनी को इंटरनेट के थ्रू कॉल्स करनी है और वहाँ से कुछ डीलिंग वगैरह करनी है, जो भी आपने करना है। मसला क्या है, मेन पॉइंट क्या है, आपको इंटरनेट लाजमी चाहिए। वो इंटरनेट उस जो है वो सर्विस का, उस जॉब का इंटीग्रल पार्ट है। अगर वो इंटरनेट ही ख़त्म हो जाए तो आपके उस सिस्टम को, आपके उस बिज़नेस को भारी नुकसान पहुंचेगा, तो वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आपको इस चीज़ समझ आएगी। देखें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेमली एसेट्स। वो एसेट्स हो सकते हैं, फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, किसी किस्म की सिस्टम्स हो सकते हैं, नेटवर्क्स, जिस तरह मैंने अभी इंटरनेट की एग्जांपल दी, नेटवर्क्स हो सकते हैं, और प्रोसेसेस द लॉस और कंप्रोमाइज ऑफ विच कुड रिजल्ट इन। अभी तक जो हमने बात की, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, एसेट्स, फैसिलिटीज, सिस्टम, नेटवर्क्स, कुछ भी है, जिनके लॉस से या जिनके कंप्रोमाइज से क्या हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। क्या हो जाएगा? मेजर डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी, integrity or delivery of essential services, including those services whose integrity, if compromised, could result in significant loss of life or casualties, taking into account significant economic और social impacts। जिनके लॉस से या जिनके कंप्रोमाइज से इस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा उस सर्विस पे कि जान का ज़या भी हो सकता है, जान का ज़या भी हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है, हमारी इकोनॉमिक और सोशल जो है वो कंडीशंस पे भी उसके असरात हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ईदी सर्विस है, ईदी एम्बुलेंस सर्विस है पाकिस्तान की, वो जो है वो एम्बुलेंस सर्विस है। किसी वजह से एम्बुलेंस सर्विस, ईदी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो बंद हो जाती है। ऐसे अनासिर जो वो ईदी एम्बुलेंस सर्विस जो है उसके लिए मेन किरदार अदा करते हैं, उसका एसेट्स है, उनकी गाड़ियां हैं, उनका कोई भी सिस्टम है,
किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचता है, वो पूरी की पूरी सर्विस बंद हो जाती है, तो कितने लोगों की लाइफ जो है वो स्टेक पे आ जाएगी। हमारा रेस्क्यू 1122 का सिस्टम है, जब भी कोई इमरजेंसी होती है उनको कॉल करते हैं, वो पहुंच जाते हैं। हमारा फायर ब्रिगेड का सिस्टम है, हमारा पुलिस का सिस्टम है। अब बहुत सारी हम एग्जांपल्स दे सकते हैं जिनमें कुछ ऐसे अनासर ज़रूर मौजूद हैं जिन पे किसी भी किस्म का लॉस होने से या कंप्रोमाइज़ होने से उस पूरे डिपार्टमेंट पे, उस पूरे माशरे पे, उस पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस पे इस तरह के इम्पैक्ट पहुंच सकते हैं जो बहुत ही डिज़ास्ट्रस हो सकते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं, या कुछ और भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस और फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, इवन के फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट पे भी उसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है, बहुत मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट कोई भी जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं कि भाई ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। देखें, गवर्नमेंट को हमने मानना है, बस गवर्नमेंट हमारी जो है वो अथॉरिटी है, जो जैसा उसने कह दिया वैसे हमने कहना है, ठीक है। तो अगर इनके अलावा कुछ तो हमने पढ़ लिए, तो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, कुछ डेफिनेशन डिस्कस की है। इसके अलावा भी अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इसको डेजिग्नेट करते हैं, हम इसको अप्रूव करते हैं कि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दे दिया जाएगा। यहाँ से आपको क्या आएगा, डेफिनेशन आ सकती है। वो पूछ सकता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो पूछ सकता है भाई नोट लिख दो, एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे 3 से 4 मार्क्स का नोट लिख दो। इस तरह की चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, तो इस पोर्शन को भी आपने क्रैम कर लेना है। अब आते हैं पनिशमेंट्स की तरफ। अब हमें पता चल गया थोड़ा थोड़ा कि इन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या टर्म्स जो हैं, टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। अब हम आते हैं सज़ाओं की तरफ। पहली सज़ा देखें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग पनिशमेंट्स हैं, वो सीवियर चीज़ है। अगर कोई बंदा बाकी चीज़ों की वायलेशन कर रहे हैं ना, तो उसकी सजाएं भी हैं, वो भी जुर्म है, वो भी जुर्म समझा जाएगा। ये नहीं मैं कह रहा भी वो अच्छा काम है, वो भी जुर्म है, लेकिन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो ज़्यादा मेजर चीज़ आ जाती है। उसकी जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस से आपकी जो है वो लाइफ भी स्टेक पे आ सकती है, आपकी इकोनॉमी भी स्टेक पे आ सकती है। तो ओबियसली इसी वजह से उनकी सज़ाएं बड़ी हैं। आप इस तरह से इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, कत्ल की सज़ा जो है वो बड़ी है और चोरी की सज़ा छोटी है, हालांकि दोनों हैं जुर्म ही, लेकिन कत्ल की सज़ा बड़ी है क्योंकि वो बड़ा जुर्म है। हम इस तरह कह सकते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो जुराइम हैं उनकी पनिशमेंट्स बड़ी होंगी, ज़्यादा होंगी, वो हम अलहदा से देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पनिशमेंट्स देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये आपके ICAPC टेक्स्ट पे, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अनऑथराइज्ड एक्सेस हम देख रहे हैं ना क्या है, तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा तक कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करता है, उसका क्या होगा। Whoever with dishonest intentions, कोई भी अपनी जो है वो बेईमाना इंटेंशंस के साथ gains unauthorized access to any information system or data, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा तक अनऑथराइज एक्सेस जो है वो हासिल करता है। ऑथराइज नहीं, जब ऑथराइज कर दिया तो जुर्म ही नहीं रहा। अनऑथराइज एक्सेस हासिल करता है, उसकी सजा क्या होगी, 3 माह की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना। ये सजाएं और ये ऑफेंसेस आपने याद करेंगे। देखिए चले साथ साथ याद करते हैं। सबसे पहले हमें चीज़ पढ़ी, अनऑथराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा तक अनऑथराइज एक्सेस हासिल करेगा, उसको 3 माह की सज़ा और 50,000 जुर्माना होगा। अब एक्सेस हासिल कर ली, एक्सेस हासिल करने के बाद बंदा क्या करता है, जाहिर बात है उसने एक्सेस वैसे ही अपने शुगर के लिए, खेल के लिए तो हासिल नहीं की, वो डाटा को चेंज करेगा, उसको कॉपी करेगा, डिलीट करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा, किसी भी तरह से जो मर्जी करे। unauthorized, next point, unauthorized copying or transmission of data, whoever with dishonest intention and without authorization copies or otherwise transmits or causes to be transmitted any data
सबसे पहली अब याद करना शुरू करें। सबसे पहले क्या है, अनऑथोराइज जो है वो एक्सेस हासिल की एक इंफॉर्मेशन सिस्टम तक, हमने अनऑथोराइज एक्सेस हासिल की, उससे हमने बहुत छोटी सी सजा हुई 3 माह के लिए कैद और 50,000 रुपये जुर्माना। उसके बाद क्या हुआ, हमने वो एक्सेस हासिल की थी ना, वो जिस डाटा तक हमने एक्सेस हासिल की थी या जिस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल की थी, हमने उसको कॉपी किया, ट्रांसमिट किया, ठीक है, कॉपी किया या ट्रांसमिट किया या कुछ भी किया, तो हमारी सजा बढ़ गई, डबल हो गई। पहले क्या थी, 3 माह कैद थी, 50,000 जुर्माना थी, डबल होने के बाद 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 6 माह कैद 1 लाख जुर्माना, 6 माह कैद 1 लाख जुर्माना। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर लिया आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम से। दूसरी क्या है, आपने उससे जो है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल करने के बाद अनऑथोराइज्ड उसे कॉपी किया डाटा को या ट्रांसमिट किया। आपकी सजाएं दोनों में मुख्तलिफ हुई, लेकिन जुर्म जितना बड़ा होगा सजा उतनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, थर्ड पनिशमेंट, इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। आपने किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा में इंटरफेयर किया, whoever with dishonest intention interferes with or damages or causes to be interfered with or damages any part or whole of an information system or data। किसी भी तरह से आपने उस डाटा में इंटरफेयर किया, उसको डैमेज कर दिया। पहले क्या था, आपने डैमेज नहीं किया था, आपने सिर्फ उसको कॉपी किया था या आपने उसको ट्रांसमिट कर दिया था। अब आपने उसको इंटरफेयर किया उस डाटा में, उसमें चेंजिंग कर दिया आपने उस डाटा में, आपने उस डाटा में चेंजिंग कर दिया, आपने उस डाटा को डैमेज कर दिया, वो डाटा अपनी असली हालत में नहीं रहा। ये और ज़्यादा बड़ा जुर्म हो गया, इसके लिए आपको सज़ा और ज़्यादा हो गई, 2 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना। अब हमने 3 सजाएं पढ़ ली। सबसे पहले तो हमने पढ़ा जी अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर ली। किसी भी पर्सन ने सिर्फ एक्सेस हासिल करने पर उसे 3 माह की कैद और जो है वो हमने जुर्माने की सजा सुना दी, गालिबन 50,000 रुपये जुर्माना जो है उसकी सजा सुना दी। उसके बाद क्या किया, उसने एक्सेस हासिल करने के बाद उस डाटा को कॉपी किया या उस डाटा को ट्रांसमिट कर दिया, तब हमने उसकी सजा डबल कर दी, 6 माह की सजा कर दी और 1 लाख रुपए जो है वो जुर्माना कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने उस डाटा को डैमेज किया, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग की, उसमें इंटरफेरेंस की, उस डाटा को वो डाटा अपनी असली हालत में नहीं रहा, हमने सजा और बढ़ा दी, 1 साल से 2 साल जो है वो कैद कर दी, 1 लाख से 5 लाख रुपए हमने जुर्माना कर दिया। अगर आपको ये 3 याद हो गए ना पॉइंट्स, तो अगले 3 पॉइंट्स आपके लिए हेल्प हैं। अगले 3 पॉइंट्स भी आपको याद हो गए इधर बैठे बैठे। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। पहले पॉइंट हमने क्या पढ़ा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। यहाँ पे क्या है, अनऑथोराइज्ड टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन और डाटा। अब हमने जो 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं ना, मुझे पीछे 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, डिट्टो सेम है, सिर्फ इसमें एडिशन किस चीज़ की हुई है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, बहुत ही सेंसिटिव डाटा, बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जिससे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे तबाही हो सकती है। तो इस हवाले से सजाएं भी यकीनन बड़ी होंगी, 3 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना। क्या किया उसने, whoever with dishonest intention gains unauthorized access to any critical infrastructure information data। सारी की सारी ये लाइन सेम है, सिवाय इसके कि इसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वर्ड है उसको ऐड कर दिया गया है। उसके बाद जुर्माना मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा जुर्माना कर दिया गया है, क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। उसके बाद पीछे भी हमने पढ़ा कि उसने अनऑथोराइज्ड से कॉपी किया या ट्रांसमिट किया, बिल्कुल यहाँ पे भी कॉपी किया या और ट्रांसमिट किया, लेकिन किस चीज़ को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा को। ये ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए सजा भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, 5 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज़ हमने पढ़ी, इस 2.3.3 को देखें, इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन और डाटा। इसी तरह ही बिल्कुल इंटरफेरेंस यहाँ पे गालिबन आना चाहिए, इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन और डाटा बिल्कुल सेम है, बस एडिशन किस चीज़ की है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, और पनिशमेंट और बढ़ा दी गई है, 7 साल जो है वो सजा और गालिबन 1 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माना। ठीक है,
इन 6 पॉइंट्स को जो है वो याद करना बहुत ही आपके लिए आसान होना चाहिए। इनको आपने क्रैम करना है, किस जुर्म की क्या सज़ा है। यहाँ से आपको वो छोटा मोटा सिनेरियो बना के पूछ सकता है, 3-4 जुर्म जो है वो लिख देगा, बताएगा जी बताओ क्या क्या सज़ाएँ इनकी होंगी, तो आपने उनकी सज़ाएँ बतानी होंगी। तो इनको इस लिहाज से आप लोगों ने अच्छी तरह से क्रैम करना है। लास्ट ऑफेंस है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। कोई बंदा गलत कर रहा है, आप उसको ठीक कह रहे हैं। कोई बंदा गलत कह रहा है, ग्लोरिफिकेशन का वैसे क्या मतलब होता है मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, whoever prepares or disseminates information through any information system or device with the intent to glorify an offense relating to terrorism, terrorism को हाईलाइट कर दें, or any person convicted of a crime relating to terrorism or activities of prescribed organizations or individual or group। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वो कहता है भाई आपने टेररिज्म को प्रमोट किया किसी भी तरह से, आपने कहा ये टेररिज्म का जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक हैं, उनको किसी भी तरह से प्रमोट किया आपने, उनके जो हैं वो सेमिनार चला दिए, किसी भी तरह से आपने उनको प्रमोट किया, तो इसको भी ऑफेंस समझा जाएगा और बहुत बड़ी पनिशमेंट है इसकी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ग्लोरिफिकेशन इंक्लूड्स डिप्रिसिएशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ प्रेज और सेलिब्रेशन इन डिजायरेबल मैनर। किसी भी मैनर से आपने टेररिज्म को प्रमोट किया, किसी भी तरह से आपने उस क्राइम को जो है वो प्रमोट किया, आपने उसको सही बताया, आपने उस टेररिज्म को सही बताया, आपने उस टेररिज्म जमात को सही बताया, आपके मुल्क ने, आपकी कंट्री ने जिसको टेररिज्म जमात करार दिया है आप उसको ठीक बता रहे हैं, ये भी एक जुर्म कंसीडर होगा और इसकी सज़ा होगी 7 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए ही जुर्माना। ये भी आप लोगों के लिए याद करना आसान होगा क्योंकि इससे ऊपर वाला सेक्शन है, दोनों की सज़ा तकरीबन बल्कि बिल्कुल ही सेम है, बस आपने ऑफेंस को यहाँ पे थोड़ा सा क्रैम करना है, बाकी चीज़ सेम है। तो ये 7 किस्म की सज़ाएं हैं, 7 किस्म के ऑफेंसेस हैं, इनको भी आपने क्या करना है, क्रैम करना है। बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो यहाँ से कोई सिनेरियो बनाए, लेकिन अगर सिनेरियो बनाएगा भी एक आधी लाइन का ऑफेंस लिख देगा और क्या बना सकता है, यहाँ से बता कहेगा भी सज़ाएँ बता दो, तो आपने बता देनी है। ये था गालिबन हमारा चैप्टर। यहाँ से चूँकि ये चैप्टर जो है वो एक बार ही हमारे ICAP पास पेपर में टेस्ट हुआ है, अभी नया शामिल हुआ है, तो यहाँ से सिर्फ 2022 के अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन क्या आया, एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज डिफाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। 3 मार्क्स के लिए उसने पूछा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दो। इसी तरह का क्वेश्चन भाई एक्सपेक्टेड है यहाँ से क्रैमिंग वाला, तो आपने अच्छी तरह से चीज़ों को याद करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ चीज़ों को आपने याद करना है। माफ कीजिएगा। तो ये था हमारा चैप्टर। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन हम अपने अगले चैप्टर की पढ़ते हैं, बस बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे और हम अपने चैप्टर को लेक्चर को जो है वो क्लोज कर देंगे। लास्ट चैप्टर है गालिबन हमारा कंपटीशन एक्ट 2010, इसको हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2 लेक्चर्स इस पर मजीद लगाएंगे अच्छी तरीके से इसको तैयार करके और हम अपने सिलेबस को क्लोज कर देंगे। क्या है जी कंपटीशन एक्ट? देखिए कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन एक मुकाबला होता है, ऐसा ही है। अभी ना पढ़ेंगे, जो आपके सामने स्लाइड आएगी इसको भी पढ़े ना, मेरी बात सुने। कंपटीशन एक मुकाबला होता है। अब बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब मार्केट को देखें आप, बहुत सारा कंपटीशन है। आप एक प्रोडक्ट पकड़ लें, ड्रिंक पकड़ लें, कितनी ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोका कोला, 7 अप, मिरिंडा, शिज़ान और पता नहीं कौन कौन सी जो है वो गोरमे अब आ चुकी है, बहुत सारी ड्रिंक्स हैं। हर जगह जो है वो कंपटीशन ही कंपटीशन है। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है, गवर्नमेंट कंपटीशन को रोकना नहीं चाहती, ना ही बंद करना चाहती है, वो कंपटीशन को प्रमोट करना चाहती है आवाम की भलाई के लिए। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आएंगी। देखें कंपटीशन ज़्यादा है तो हर एक जो है वो बिजनेसमैन, उसको ये ख्याल होगा अपने जहन में कि वो कंपनी ने इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाई है, मैं उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाऊँ और उससे कम कीमत में बनाऊँ और जो है वो पब्लिक को सप्लाई करूँ। उनके कंपटीशन में वो अपने प्रॉफिट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हो रहा है, आवाम का।
लेकिन इस कंपटीशन का कुछ लोग ना गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। लोग अपनी मोनोपोली बना देते हैं। हमारी कारों की मार्केट्स देख रहे हैं, कार्स की मार्केट्स, कुछ ही कंपनीज ने उन पे कब्जा किया हुआ है। कोई भी चाइना की कंपनी सस्ती कार बनाने के लिए हमारे मुल्क में आना चाहती है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। कोई भी और कंपनी आना चाहिए तो कुछ मखसूस जो है वो कार कंपनीज का कब्जा है, मोनोपोली है, इसको हम मोनोपोली कहते हैं। इससे बाकी जो है वो नए आने वाले एंट्रेंट्स का जो है वो नुकसान हो रहा होता है और एग्जिस्टिंग जो है वो लोग उनको सिर्फ फ़ायदा हो रहा होता है जिन्होंने मोनोपोली क्रिएट की हुई है। कोई एक बंदा भी मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, 2 बंदा भी मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। बेसिकली मोनोपोली का मतलब है उसका पूरी मार्केट पे, उस मार्केट पे होल्ड हो जाएगा। सारी की सारी प्रोडक्ट सिर्फ हर जगह पे उसी की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, बाकी किसी को भी वो उस मार्केट में एंटर ही नहीं होने दे रहा होगा। देखिए, आप मोनोपोली और कंपटीशन में फ़र्क समझे। जो कंपटीशन है ना वो फेयर तरीके से किया जा रहा होता है, अपनी मेहनत करके अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो वैल्यू को इंक्रीज करके। लेकिन जो मोनोपोली बनाई जा रही होती है ना, वो वैल्यू को इंक्रीज करके नहीं बनाई जा रही होती, वो प्राइस कंट्रोल और बहुत तरह की जो है वो गंदे किस्म के खेल खेल के वो मोनोपोली क्रिएट की जा रही होती है। बहुत सी 2 नंबरियां करके वो मोनोपोली क्रिएट की जा रही होती है। जब कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन, तो हर बंदा कोशिश करता है मैं अपने ऊपर मेहनत करूं और अपनी चीज़ को ऊपर लेके जाऊं। लेकिन जब मोनोपोली बना रहे होते हैं ना, तो वो ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत ये चलता है कि भाई मैं अपने भी थोड़ा इंप्रूव करूं, लेकिन इससे ज़्यादा उसका ये ध्यान होता है कि अगले बंदे को मैं कैसे गिराऊं, किस तरह से उसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा करूं। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है हमने और कंपटीशन को हमने प्रमोट करना है। द प्रीएम्बल ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 स्टेट्स its objective to ensure free competition in all spheres of commercial and economic activities to enhance economic efficiency and to protect consumers from anti-competitive behavior and to provide for the establishment of Competition Commission of Pakistan। ये जो कंपटीशन एक्ट को जो है वो लागू करने वाली अथॉरिटी है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, CCP, इसका वो जगह आप नाम सुने होंगे। टू मेंटेन एंड इनहांस कंपटीशन, वो स्पेशल इस तरह के इक़दाम कर रहा है जिससे कंपटीशन को बढ़ाया जा सके, कंपटीशन को प्रमोट किया जा सके और जो एंटी कंपेटिटिव जो बिहेवियर है ना कंज्यूमर का, उसको ख़त्म किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में देख रहे होंगे। ये बहुत सारी चीज़ें आप अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ के आ चुके होंगे, इस तरह की टर्म्स जो हैं। अब हम बिजनेस लॉ के हवाले से इन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें आज आगे आप देख रहे होंगे, किस तरह से मोनोपोली होती है, किस तरह से कंपटीशन जो है वो होता है और किस तरह की सज़ाएं हैं कंपटीशन को ख़राब करने पे। ये भी सारी चीज़ें हम आगे देख रहे होंगे। अभी हम आज का टारगेट है हमें सिंपल चीज़ें, सिंपल डेफिनेशन इसकी देखनी है। The Act established the Competition Commission of Pakistan, CCP, which is an independent quasi-regulatory, quasi-judicial body with the task to help ensure healthy competition between companies for the benefits of economy। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा, जितनी लोग अपने जो है वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाएंगे, प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगी, लोगों को जो है वो रोज़गार भी मिलेगा, अल्टीमेटली एक मुल्क की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। तो एक हेल्दी कंपटीशन मुल्क की ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका ख़ास ख्याल रखने के लिए जो एक कमीशन बनाया गया है वो है CCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ तक आपसे वो शायद MCQs के हवाले से कोई 1-2 बातें पूछ सके, अदरवाइज यहाँ पे जो है वो याद करने वाला कुछ नहीं है। इन चीज़ों को आपने जहन में रखने कि CCP क्या होता है। आगे हम बार बार चीज़ें डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें आती रहेंगी। अब हम कुछ डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। गुड्स क्या होता है, ये बेसिक डेफिनेशन है, शायद वो 1.5 मार्क्स के आपके लिए पूछ रहा हूँ। गुड्स includes any item, raw material, product or byproduct which is sold for consideration। कोई भी ऐसा आइटम, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, कुछ भी जो क्या किया जाता है, बेचा जाता है कंसिडरेशन के लिए, उसको हम गुड्स का नाम देते हैं। उसको हम गुड्स का नाम देते हैं। इस डेफिनेशन को भी आपने याद कर लेना है। रिटेलर क्या होता है, देखिए ये 2 डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटेलर और होलसेलर की।
आखिर तक बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि रिटेलर क्या होता है और होलसेलर क्या होता है। रिटेलर इन रिलेशन टू द सेल ऑफ एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल्स अ गुड टू एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर रीसेल। जो बंदा सामान एंड कंज्यूमर को बेच रहा है, एक ऐसे बंदे को बेच रहा है जिसने उसको आगे सेल नहीं करना। किराने की दुकानें आपके, स्टोर्स हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, आप जाते हैं अपनी ग्रोसरी लेते हैं, आके अपनी ग्रोसरी को यूज़ कर लेते हैं। आप ग्रोसरी कभी इस मकसद के लिए लेने जाते हैं कि भाई मैं आलू खरीदूंगा, मैं टमाटर खरीदूंगा, आगे जाके अपने घर में उसको रखूंगा, थोड़ी देर बाद बेच दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप किस लिए लेके जाते हैं, उससे रीसेल के लिए नहीं लेके जाते। आप कहते हैं मैं यूज़ करूंगा, मैं खाना पकाऊंगा, मैं जो भी करूंगा उसको किसी तरह से यूज़ कर लूँगा। तो इस तरह की चीज़ें आप जिन लोगों से खरीद रहे हैं ना, उनको हम रिटेलर कहते हैं। लेकिन कुछ लोग रिटेलर्स को भी तो चीज़ें दे रहे हैं, उनको हम होलसेलर कहते हैं। Wholesaler in relation to the sale of any goods means a person who purchases goods and sells them to any other person for resale। होलसेलर क्या कर रहा है, रिटेलर क्या कर रहा था, किसी पर्सन को दे रहा था, रीसेल के नहीं दे रहा था कि आपने आगे जाके सेल करनी है, वो उससे दे रहा था कि एंड कंज्यूमर, एज एन एंड कंज्यूमर, कि उस बंदे ने वो चीज़ एंड पे कंज्यूम कर लेनी है। लेकिन होलसेलर किस तरह की चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, सॉरी सेल कर रहा होता है, वो जिसको भी दे रहा होता है वो बंदा जो उससे खरीद रहा होता है उसने आगे जाके उसको दोबारा से सेल करना होता है। इसको हम होलसेलर का नाम देते हैं। और सेल परचेज किस चीज़ की चल रही है, ये गुड्स की चल रही है। कोई भी आइटम, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो सोल्ड हो रहा है कंसिडरेशन के बदले में। कंसिडरेशन क्या होती है आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम पूरा जो है वो इस पर टॉपिक डिस्कस करके आए हैं, कंसिडरेशन क्या होती है। तो ये 3 डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है। यहाँ से भी वो कोई सिनेरियो नहीं बना सकता, 2-2 मार्क्स की आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। यहाँ पे भी आखिरी डेफिनेशन हम पढ़ के जो है वो अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे। रेलिवेंट मार्केट। रेलिवेंट मार्केट क्या होती है? रेलिवेंट मार्केट मींस द मार्केट विच शैल बी डिटरमाइंड बाय सीसीपी। सीसीपी अभी मैं आपको बता चुका हूँ सीसीपी क्या होता है। विद रेफरेंस टू अ प्रोडक्ट मार्केट एंड अ जियोग्राफिक मार्केट। रेलिवेंट मार्केट क्या है? जो सीसीपी ने कह दिया कि ये रेलिवेंट मार्केट है, वो रेलिवेंट मार्केट है। वो क्या रेलिवेंट मार्केट है? किस हवाले से? 2 चीज़ों के हवाले से, प्रोडक्ट मार्केट और जियोग्राफिक मार्केट। जी प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है, जियोग्राफिक मार्केट क्या होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहले रेलिवेंट मार्केट का कंसेप्ट जो है वो आप रजिस्ट कर लें। रेलिवेंट मार्केट क्या है? सीसीपी ने जो कह दिया कि रेलिवेंट मार्केट है, वो रेलिवेंट मार्केट है। प्रोडक्ट मार्केट क्या है? Product market comprises of all those products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by consumers by reason of the product's characteristics, prices and intended users। Product market क्या है? Product market ऐसी मार्केट है जिसमें हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या डिवीजन कह लें, वो प्रोडक्ट वाइज कर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंटरचेंजेबल और सब्सटीट्यूटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप दुकान पे जाते हैं, आपको पीने के लिए कुछ चाहिए, आप कहते हैं जी जूस दिखाएं मुझे, वो जूस दिखाता है आपको। जूस है 40 रुपये का, साथ कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, वो पड़ी है 30 रुपये की। आप कहते हैं यार मैंने तो थोड़ा ऐसे ही इंजॉय करना है, टेस्ट के लिए मैंने पीना है, चलो कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, मेरे 10 रुपये बच जाएंगे। आप वो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है उसका। जूस आपको महंगा पड़ रहा है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो हैं वो आप हाथ धोने के लिए यूज़ करें। साबुन है, अब सैनिटाइजर भी आ चुके हैं, वो बॉटल्स में भी आ जाते हैं आप लोगों के पास। मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी आ चुकी है। आप अपनी कंफर्ट के हवाले से, आप प्राइस के हवाले से अपनी मर्जी का प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। वैरायटी जो है वो पड़ी हुई है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आप दूसरा प्रोडक्ट खरीद लें। आप जाते हैं जी नहाने वाला साबुन लेने, आप कहते हैं जी इस कंपनी का साबुन मुझे चाहिए, वो नहीं मिल रहा, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप बजाय इसके कि जो है वो ज़्यादा जदोकोब करेंगे, आप दूसरी कंपनी का साबुन भी चूज़ कर लेंगे, या कोई साबुन आपको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सस्ता लग रहा है तो आप वो चूज़ कर लेंगे।
तो इस तरह से जो प्रोडक्ट मार्केट है वो प्रोडक्ट्स पे जो है वो कंप्राइज होती है, और उसमें जितने भी जो है वो डिवीजन हो रही होती है, जितने भी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, वो प्रोडक्ट्स को ध्यान में रख के हो रही होती है। जियोग्राफिक मार्केट क्या होती है? जैसे कि जियोग्राफी वर्ड से जाहिर है कि एक एरिया की, एक खित्ते की मार्केट है, एक ऐसी मार्केट जहां पे कंपटीशन एक जैसा है, जहां पे कंपटीशन एक जैसा है बनिस्बत दूसरे खित्ते के। फॉर एग्जांपल लाहौर में कंपटीशन और है, कराची में कंपटीशन और है, रावलपिंडी में कंपटीशन और है, मुल्तान में कंपटीशन और है। हम कह सकते हैं लाहौर एक ज्योग्राफिक मार्केट है, कराची एक अलग ज्योग्राफिक मार्केट है, मुल्तान एक अलग ज्योग्राफिक मार्केट है। तो इसी तरह से a geographic market comprises the area in which the undertaking concerned are involved in the supply of product or services, and in which the conditions of competition are sufficiently homogeneous and which can be distinguished from neighboring geographic area। हम clearly differentiate कर सकते हैं लाहौर की मार्केट को कराची की मार्केट से। यहाँ पे सिचुएशंस, यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यहाँ पे मांग बिल्कुल मुख्तलिफ है चीज़ों की, वहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस तरह से एक जियोग्राफिक एरिया को एक हम जो है जियोग्राफिक मार्केट कह सकते हैं, दूसरे जियोग्राफिक एरिया को दूसरे जियोग्राफिक मार्केट कह सकते हैं। किस बेसिस पे? एक एरिया में होमोजीनियस कंपटीशन है, सेम कंपटीशन है दूसरे एरिया की निस्बत। दूसरे एरिया में जाएंगे तो वहाँ होमोजीनियस कंपटीशन नहीं रहेगा, मुख्तलिफ हो जाएगा कंपटीशन। तो यही डेफिनेशन, द कंडीशंस ऑफ कंपटीशन एंड एप्रिशिएबली डिफरेंट इन दोज एरियाज, दोनों एरियाज में जो है वो कंपटीशन डिफरेंट होगा। तो ये भी डेफिनेशन है। रेलेवेंट मार्केट की आपकी डेफिनेशन वो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है, वो पूछ सकता है जियोग्राफिक मार्केट क्या होती है। यहाँ से भी किसी किस्म का कोई सिनेरियो एक्सपेक्टेड नहीं है, इसको भी आपने याद करना है। तो ये था हमारा जो आज का लेक्चर है। कल इंशाल्लाह आप लोगों का चैप्टर 17 का गालिबन जो है वो एससी लर्निंग पे अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप कहीं और भी दे रहे हैं, तो चैप्टर 17 का आप तैयार करके अच्छी तरीके से टेस्ट दें। हम इंशाल्लाह कल टेस्ट के साथ जो है वो मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।